नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और वक्त हो चला है बेबाक राजनीतिक शो अटेंशन का। सियासत में भोपाल से लेकर दिल्ली तक का पारा 7वें आसमान पर है। तारीख नोट कर लीजिए, 18 जून 2026। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। अंकगणित कहता है कि 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में पक्की है और तकनीकी तौर पर 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। असल खेल, असली सस्पेंस और असली मारामारी इसी तीसरी सीट को लेकर मची हुई है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता के मन में कई सुलगते सवाल हैं जिन पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। विधानसभा के आंकड़े के लिहाज से जो तीसरी सीट कांग्रेस की जेब में होनी चाहिए, उसे लेकर कांग्रेस के खेमे में इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों है? और क्या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? राज्यसभा की रेस से खुद को बाहर कर चुके दिग्विजय सिंह की जगह कांग्रेस किस चेहरे पर दाव लगाएगी, और क्या वो चेहरा बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट रख पाएगा? और बीजेपी जो फिलहाल शांत दिख रही है, क्या वो सिर्फ 2 सीटों पर संतोष कर लेगी, या सिर्फ 11 जून को नाम वापसी की आखिरी तारीख से पहले कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है जिससे कांग्रेस के हाथ से इकलौती सीट भी खिसक जाए? तो क्या कांग्रेस अपनी इस इकलौती लाज को बचा पाएगी, या बीजेपी मध्य प्रदेश से कांग्रेस का राज्यसभा में क्लीन स्वीप करने का चक्रव्यूह रच चुकी है? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा की बारी, पार्टी किस पर दांव लगाएगी? 18 जून तारीख भले ही राज्यसभा चुनाव की हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से चरम पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होना है। आंकड़ों के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में मानी जा रही है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती, रणनीति और संगठन भी बड़ा रोल निभाते हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा हलचल उस 1 सीट को लेकर है जो कांग्रेस के खाते में दिख रही है, क्योंकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 2-3 दिन के भीतर फैसला ले लिया जाएगा और चेहरा सबके सामने होगा। 3 से 5 जून को आपको राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। लगभग मैं आपको कहता हूं, आप इंतजार कीजिए 3 से 4 तारीख को। दरअसल कांग्रेस के सामने सिर्फ उम्मीदवार तय करने की चुनौती नहीं, बल्कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की भी परीक्षा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी सार्वजनिक तौर पर भले ही आत्मविश्वास दिखा रही हो, लेकिन पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। प्रदेश की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। फिर भी बीजेपी किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। पार्टी नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहता है। यही कारण है कि नामों को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने प्रत्याशियों का चयन भी करेगी, और आपके समक्ष, आपके सामने हमारे योग्य प्रत्याशी शीघ्र होंगे और उनका नाम निर्देशन पत्र हम भरवाने जाएंगे भी। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव का ये मुकाबला सिर्फ 3 सीटों का नहीं, बल्कि दोनों दलों की राजनीतिक ताकत और अंदरूनी स्थिति का भी इम्तिहान बन गया है। कांग्रेस के सामने अपनी तय मानी जा रही सीट सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो बीजेपी अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजर 11 जून पर टिकी है, जब नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी और सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। तब तक अटकलें, रणनीतियां और समीकरण सब कुछ चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और 2 दिलचस्पी इस पूरे चुनाव में ये तो नहीं है आपकी कौन उम्मीदवार होगा, कि क्या बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतारेगी और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर कांग्रेस को इस बात का है
कि ऐसा ना हो कि तीसरी सीट पे बीजेपी उम्मीदवार उतारे तो उतारे, उनके खेमे में सेंध लग जाए और वो तीसरी सीट हार जाए, तो वो जो फजीयत होगी वो बड़ी शर्मनाक होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट को ऐसे नहीं जाने देगी और वो प्रत्याशी अवश्य उतारेगी, मुकाबला होगा। और जिस तरह से कांग्रेस की अभी स्थिति दिख रही है, अभी प्रत्याशी को लेकर ही सब फुटबॉल है कांग्रेस के भीतर। तो उसके सामने संकट ये है कि वो दलित चेहरा दे, ओबीसी का चेहरा दे, या कोई एक ऐसे व्यक्ति को वो सामने लेकर आए जो पूरी कांग्रेस को एकजुट रख सके। तो कांग्रेस कई तरह की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रही है और ये राज्यसभा की जो एक सीट है, केवल एक ही सीट उसके खाते में आ सकती है। उसके 2 विधायक भी जो है वो संकट में हैं। एक का तो निर्वाचन ही शून्य घोषित हो गया है, मुकेश मेहरोत्रा का, और दूसरे जो दतिया वाले हैं वो भी। अब उनके पास में जो संख्या बल है, उस संख्या बल में अगर 10 उनकी विधायकी तो बच गई मुकेश मल्होत्रा की, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते राज्यसभा में। हाँ, तो वही है, तो उनकी विधायकी रहेगी तो किस मतलब की है। अगर राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो अगर 10 से 12 विधायक, तीसरी निर्मला सप्रे भी पता नहीं ना अभी तक कि कहाँ है। सप्रे का तो कुछ पता ही नहीं क्या है कि वो पार्टी के साथ में है कि नहीं है, कांग्रेस में है कि नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय स्थिति में कांग्रेस है और ये बड़ी चुनौती है उसके सामने कि राज्यसभा की वो एक सीट बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। कई दावेदार भी हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ जैसे किसी व्यक्ति को कांग्रेस जो है राज्यसभा की उम्मीदवार, जैसे कमलनाथ अभी चुप नहीं है, दिग्विजय सिंह ने तो कह दिया कि वो नहीं जाना चाहते, जीतू पटवारी ने भी कह दिया कि उनकी भी कोई इच्छा नहीं है, सज्जन सिंह वर्मा थोड़ा सा इच्छा रखते हैं, अजय सिंह राहुल भी रखते हैं, क्योंकि वो जैसे तैसे तो मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं जीतू पटवारी। अगर दिल्ली चले गए तो यहाँ से पत्ता कट जाएगा। नहीं, वो अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी के अंदर एक और बड़ा बिखराव देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से सिंधिया के समय पे हुआ था उसी तरह का एक बिखराव अभी भी वो उसी संकट से कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तीसरी सीट के लिए वो अपने सारे विधायकों को एकजुट रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, तो उसको प्रत्याशी चयन से लेकर और मतदान होने तक, और बीजेपी इसको आसानी से नहीं जाने देगी। जी, अभी जिस तरह की एक बयानबाजी मुख्यमंत्री के बीच में और जीतू पटवारी के बीच में हुई है, तो जो जिस तरह के शब्दों का उपयोग है, मुझे लगता है कि मोहन यादव की भी एक कोशिश होगी कि तीसरी सीट को भी वो दिखाकर, और जो उन्होंने जीतू पटवारी के संबंध में कहा है उसको चर्चात करने की वो कोशिश करेंगे। वो तो ब्रजेश जी, एक दिलचस्पी ये भी रहेगी लोगों को कि पहले उम्मीदवार कौन घोषित करता है, कि कांग्रेस या बीजेपी, और दूसरा कि जिस कांग्रेस को कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बिखराव से नहीं रोक पाए, या जीतू पटवारी रोक पाएंगे, या कोई एक ऐसा चेहरा कि जिसको आप राज्यसभा में टिकट दे दो, या वो इतना सक्षम होगा कि वो रोक पाएगा, या फिर दिल्ली से कोई अवतरित हो जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, दोनों के लिए ही हम देख रहे हैं कि इस सीट पर जो निर्णय होगा वो एक तरह से संदेश देने वाला होगा। बीजेपी निर्णय करेगी तो वो ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए एक संदेश का काम, क्योंकि वहाँ जीत हार का तो तय है ही नहीं, वहाँ तो 2 सीटें हैं उनकी। तो सबसे पहले उसकी कोशिश होगी वो एक राजनीतिक संदेश दे, चाहे वो महिला को भेज कर दे, चाहे आदिवासी को भेज कर दे, चाहे ओबीसी को, जिस भी वर्ग को, तो वो एक संदेश देने की कोशिश करेगी अपनी सीट के जरिए। तो उन्होंने वैसे लोकसभा भेज रखी, हाँ, लोकसभा राज्यसभा में जो भी मतलब उनका जो भी निर्णय होगा, मैं तो उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, जो भी जी। निर्णय होगा वो किसी न किसी को संदेश देने वाला होगा कि हमारा ये राजनीतिक संदेश है, क्योंकि उसका असर नगरीय निकाय चुनाव पर, या आप कह सकते हैं सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के हिसाब से कह सकते हैं, आगे हम अभी विधानसभा के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से होगा। कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती है, कांग्रेस भी बहुत कुछ संदेश देना चाहती है। क्या वो अभी भी यदि वरिष्ठों को भेजती है तो उनके चुंगल से मुक्त हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये संदेश रहेगा उसमें। नए चेहरों को भेजती है तो ये देखना होगा कि क्या भविष्य किस तरह से वो देख रही है। और जातीय सामाजिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है, एकजुटता सबसे बड़ा संदेश होगा उसका कि इससे पूरी एक सीट से वो एक पूरा संदेश दे सकती है अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, कि हम एकजुट हैं। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने यही है। तो आप देखिए कि दोनों ही राजनीतिक दलों में जो आदिवासी एजेंडे पर वो बढ़ रही, तो किसी आदिवासी को भेज देना, सबसे बढ़िया है मौका। नहीं, एजेंडे तो अलग अलग होते हैं। आदिवासी तो आप उनने नेता प्रतिपक्ष है, आपका उनका है ही, तो आदिवासी के अलावा आप किस किस वर्ग को साधना चाहते हैं, हमने देखा वो एजेंडा भी रहता है। अब दिग्विजय सिंह तो मना कर चुके हैं, तो क्या आला कमान पहले ही तय कर चुका है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, किसी युवा चेहरे को लेते हैं। कमलनाथ का जिस तरह से नाम चल रहा है, तो क्या कमलनाथ को भेजकर वो इस बात से डरी हुई है पार्टी कि भाई कहीं टूट फूट ना हो जाए,
क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, तो ये संदेश है, या उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व कांग्रेस को नजर आ रहा है जिस तरह से। तो ये तमाम चीजें हैं दोनों ही राजनीतिक दलों, क्योंकि हार जीत का वो नहीं है, क्योंकि एक तरह से मानी जा रही है ना कांग्रेस की एक सीट है। केरल से एक संकेत मिल गया ना कि अगर आप जमीनी पकड़ वाला नेता है, अगर उसका राज्य में जनाधार है, तो आला कमान से अपने हिसाब से फैसले करा सकता है, वरना तो वेणुगोपाल अभी मुख्यमंत्री बन गए होते केरल के, निश्चित तौर पर सतीशन की जगह। देखिए, कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियों से सबक लिया है, और जो आपने कहा है देरी भी एक महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस की नज़र होगी कि बीजेपी किन चेहरों को भेज रही है, तो क्या संदेश देना चाह रही है। कांग्रेस भी पर भी नज़र बीजेपी की होगी कि भैया उनमें कुछ किसको भेज रहे हैं, क्या गुटबाजी दिखती है तो उसका फायदा उठाया जाए। तो ये राज्यसभा सीट वैसी नहीं है कि जितना कि कुछ आसानी से किसी ने भी किसी को भेज दिया, क्योंकि ये भविष्य की राजनीति का संकेत देने वाली है। यदि मध्य प्रदेश में कोई चेहरे चुन रही है बीजेपी, तो उसका असर क्या होगा नगरीय निकाय पर, सरकार पर, संतुलन साधने पर, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा, अगले विधानसभा की जो रणनीति है, तो वो संदेश देगी। कांग्रेस भी वही कोशिश करने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है कि उसके निर्णय से भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि वो वाकई में अभी भी बुजुर्गों को ढोकते हुए चल रही है, दिग्विजय सिंह को चल रही है, कमलनाथ को चल रही है, या उन्हीं छत्रपों पर भरोसा कर रही है, या नए नेतृत्व पर भरोसा करती है, उनको उभार कर लाती है। वो इस तरह से क्या संगठन में भी वो संतुलन बनाना चाहती है नेतृत्व को लेकर, कि यदि यहाँ पर कुछ लोग उनको प्रदेश नेतृत्व को कष्ट दे रहे हैं तो उनको दिल्ली बुलाकर यहाँ पे एक तरह से एक वो करना चाहती है। तो कष्ट देने वाले बहुत सारे भेजोगे किसको, है ना? लेकिन जो ज्यादा कष्टदायक होता है कई बार उसको भेज देते हैं, जिसका दखल ज्यादा होता है, जो प्रभावशाली होता है। तो कांग्रेस में भी निश्चित तौर पर ये दोनों ही दलों के लिए ये निर्णय बताएगा कि वो क्या चाहते हैं, उनके आगे की रणनीति क्या है। तो शुक्ला जी, इतना आसान रहेगा ये सब? और दूसरी बात है कि जो उमंग सिंगार ने तो कह दिया 4-5 तारीख तक कैंडिडेट घोषित कर देंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि अभी तो जिस सीट के लिए मंथन होना था, तो अभी तो जीतू पटवारी संगठन सृजन कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव होता तो मान सकते थे भैया रायशुमारी में लगे हैं। राज्यसभा के लिए तो इतनी लंबी रायशुमारी की जरूरत है नहीं, दिमाग में नाम फिट होंगे कि किसको भेजना और क्यों भेजना है। और एक सबसे बड़ा शायद योग्यता ये भी देखी जाएगी कि वो सारे विधायकों को पकड़ कर कौन रख सके, चाहे वो धन बल से बांध के रखना हो, बाहुबल से, या किसी भी बल से। मुझे लगता है कि इस बीच में कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं उनके साथ में एक बैठक करेगी। अब वो वेणुगोपाल करते हैं उसके साथ में बैठक, या कोई और करता है, अभी शीर्ष नेतृत्व का कोई एक आएगा, प्रदेश में आएगा और प्रदेश में विधायकों की राय भी लेगा। वो ये दिखाने की कोशिश होगी कि हम जो राज्यसभा का प्रत्याशी चुन रहे हैं उसमें विधायकों की राय बहुत। ये भी हो सकता है जो कांग्रेस की परंपरा की, यहीं से लोगों को दिल्ली बुला लिया जाए कि भैया अपने अपने नाम लेके आ जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ किसी को भेज के अगर वो रायशुमारी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से और विधायकों की राय से प्रत्याशी का चयन करेगी। और अगर वो ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि तब ये पार्टी एकजुट भी रहेगी। लेकिन ऊपर से थोपने की अगर कोई कोशिश होती है तो इस पार्टी में अब उस तरह के शीर्ष नेतृत्व का कोई दबदबा तो है नहीं। तो ठीक है कि केरल में क्या हो गया, अन्य राज्यों में क्या हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र स्थिति है। मध्य प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व का नहीं, लेकिन एक पहलू ये भी है ना कि जो वो कर्नाटक में चाहते तो वो तो उन्होंने कर दिया, तो बहुत संभावना है कि अब वो जो चाह रहे हैं वो एमपी में भी कर सकते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ कुछ मामले भी ऐसे हैं कि अगर उनको नहीं हटाया जाता तो बीजेपी उन पे शिकंजा कसने की कोशिश करती है। तो वो हालत तो वो डीके शिव कुमार के भी, वो जेल भी रहा है, वो तो पहले से शिकंजे में, वो पहले से शिकंजे में। मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं। मध्य प्रदेश में विधायकों को एकजुट करना बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। विधायक जो है, देखिए जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से जिस तरह से पार्टी के भीतर आपको जो एक मतभेद नजर आता है, शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल उसके साथ में नहीं है, जीतू पटवारी के साथ में नहीं है। जीतू पटवारी भी राज्यसभा, देखिए पद के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मना कर देता कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं मध्य प्रदेश में रहना चाहता हूँ। जीतू पटवारी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूरे पार्टी को एकजुट रखते और वो एक सीट जो कांग्रेस के खाते में जाने वाली है उसको अपने पक्ष में ले आते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन प्रत्याशी होगा जो पार्टी के सभी विधायकों को, क्योंकि धनबल भी चलेगा इसमें। जैसा कि मुझे मालूम है कि पहले भी राज्यसभा के चुनाव में धनबल का उपयोग हुआ है और गुजरात की एक सीट को नहीं, हमने देखा कई मध्य प्रदेश में ही हुआ, किशोर समरीते वाला एपिसोड होगा। और जिस प्रकार से जो ये ऐसी फंसी सीट रहती है तो कई बार किसी उद्योगपति को उतार दिया जाता है कि भैया 2-4-5 वोट है वो तुम मैनेज कर लो। कमलनाथ उद्योगपति हैं तो पार्टी के बड़े पुराने, वो तो वो मैनेज नहीं कर पाए थे ना।
वो तो 14 से 16 तक नहीं कर पाए अपनी पार्टी को। करेंगे अब वो लेकिन शुक्ला जी इसकी संभावना कम है, क्योंकि अंक गणित में तो भारी है ही ना कांग्रेस। और जो आप कह रहे हैं कि रायशुमारी करेंगे, तो रायशुमारी करने से तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एकजुटता की पोल खुल जाएगी, क्योंकि जिन जिन के समर्थक होंगे विधायक, वो अपने नेता की सिफारिश खुलेआम कहेंगे, वो खुलेआम कहेंगे साहब कमलनाथ जी को भेजिए, कोई कहेगा दिग्विजय सिंह को भेजिए, भले ही दिग्विजय सिंह मना कर चुके हों, तो उनके समर्थक तो अपने नेता की बात करेंगे, तो इससे तो और दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि नेताओं से ही रायशुमारी कर ली जाए। 4 तारीख 4 जून तक प्रत्याशी, तो या तो फिर ये ऊपर से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मुझे लगता नहीं है। अब देखिएगा कि प्रत्याशी चयन से पहले एक रायशुमारी होगी, वो पदाधिकारियों के साथ में होती है, विधायकों के साथ में। नहीं तो दिल्ली तो जा ही रहे ना, जीतू पटवारी में दिल्ली वालों के लिए है वहां पे अभी रास्ते सीमित है। बिहार में कुछ हो नहीं सकता, बंगाल में कुछ हो नहीं सकता, ले देखे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कुछ ही राज्य बचे हैं उनके पास। जी शुक्ला जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। वो पूरी ताकत लगाएगी कि जैसे भी हो ये भी सीट इससे ले ली जाए, और अगर ये सीट उसके पास चली गई बीजेपी, तो कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा ना। फिर वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या नगरीय निकायों के चुनाव हो। लेकिन एक नैरेटिव नहीं बनेगा कि देखिए आप मध्य प्रदेश में इतने विधायकों की खरीद फरोख्त की है, 2-4 हों आत्मा की आवाज पर। इससे बढ़िया होगा कि ऐसा उम्मीदवार उतारें कि वो कह सकें कि भाई इसके नाम पर दे दिया उन्होंने, कांग्रेस की फूट का ही फायदा उठाएं, ना कि वो ये करें। लेकिन ब्रजेश जी जो आप कह रहे हैं वो आजकल मानता कौन है? अब से कुछ देर पहले खबर आई है पश्चिम बंगाल से, 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है कि जिन्होंने कहा था कि हमारे फर्जी साइन करके नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। वो 2 विधायक निकाल दिए और वो कह रहे हैं 50 विधायक हमारे साथ है, हम असली टीएमसी, हम नया दल बनाएंगे। तो 70 में से 50 ऐसे जा रहे हैं मूल कांग्रेस के हाल हैं, टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस है, तो फिर क्या नैतिकता की बात बची? तो हम देख चुके और हैं हमने महाराष्ट्र में देखा है। तो नैतिकता नहीं बची है। लेकिन जब मनोज जी चुनाव ज्यादा नजदीक हो तो कुछ जगह ध्यान रखा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, अभी एक सीट के लिए इतनी मारामारी की है, आपको लगता है कि दिल्ली में इतनी जरूरत है कि एक सीट राज्यसभा की ओर मिल जाएगी तो बहुत बहुत कुछ हो जाएगा मध्य प्रदेश में खासकर। और जीतने के बाद भी कोई इसकी बात की गारंटी है कि भाई कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य उनको समर्थन ना करे? तो हमने देखा पंजाब के साथ अभी नई पार्टी बना के चले गए नया गुट। तो कमलनाथ पे दाव क्या खेल पाएगी कांग्रेस? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो बीजेपी के दरवाजे से खड़े होकर लौट के जा चुके हैं, ऐसा एक धारणा कांग्रेस के अंदर भी बन गई है। तो क्या उनको राज्यसभा भेजेंगे कि जब जरूरत हो तो हो सकता है वो बीजेपी को वोट दे दें? तो मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ को सिर्फ इस आधार पर कि वो विधायकों को साथ पाएंगे इस आधार पर भेजेंगे। नहीं, ये तो वैसा है ना जैसे दरवाजे में दोनों तरफ कुंडी है, कमलनाथ ने बाहर से कुंडी खोली, बीजेपी ने अंदर से नहीं खोली थी। लेकिन शुक्ला जी चुनौतियां तो तमाम सारी है ना, तो पार पाना। और जो नंबर गणित, अंक गणित बन रहा है वो ऐसा है कि वो 1+1 नहीं होता दिखता है ना, क्योंकि पहले 3 सीटें खतरे में है और 1-2 और सटक गए तो फिर हो गया काम। और वो 1-2 मामले भी ऐसे ही चल जाएंगे जैसे हमने बाकी का देखा है। अरे देने ही नहीं पहुंचे साहब तो फिर क्या करोगे? हाँ, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश के भीतर देख रहे हैं, जगह जगह टूट फूट हो रही है और लोग अगर अपने दल से निकल के भागते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो ये संभावना तो कमलनाथ के साथ भी बनी रहेगी, सज्जन सिंह वर्मा के साथ में भी बनी रहेगी, अजय सिंह राहुल के साथ में बनी रहेगी। जिसको भी अपना राजनीतिक भविष्य संवारना होगा वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेगा जैसा कि बीजेपी का प्लेटफॉर्म है आज की तारीख। भाई टीएमसी के लोग वहां 5 साल तक संघर्ष क्यों करेंगे? 50 विधायक चले जाएंगे और बीजेपी के साथ में रहेंगे, सरकार के साथ में रहेंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे और अपने राजनीतिक भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। क्षेत्र का विकास ना करें लेकिन कम से कम जेल से तो सुरक्षित रहेंगे, ये उनके मन में एक धारणा होगी। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में भाई कमलनाथ का कोई भी जिसको राज्यसभा की मिलेगी वो जितने दिन तक कांग्रेस में महसूस करेगा उतने दिन तक रहेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं यहाँ उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, वो धीरे से बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो ब्रजेश जी सबसे बेहतर रास्ता तो यही हो सकता है ना कि जीतू पटवारी खुद राज्यसभा चले जाए। 2 फायदे होंगे, एक तो राज्यसभा मेंबर के लिए एक संकट नहीं रहता कि उसका अपने कोई क्षेत्र में जहाँ उसको ध्यान देना है वो पूरे देश प्रदेश में कहीं भी घूम सकता है, और एकजुटता का संदेश और एक मैसेज दिल्ली तक चला जाएगा कि भाई ये वो आदमी है जो विधायकों को एकजुट रख सकता है। जो काम कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी नहीं कर पाई वो इसने कर दिया। देखिए मनोज जी, हर व्यक्ति चाहता है, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जा सकते हैं, जाना चाहते होंगे, इच्छा जीतू पटवारी की भी हो सकती हो, लेकिन एक डर ये भी है कहीं यदि वहाँ जाएंगे तो सीएम की कुर्सी से दौड़ से तो बाहर नहीं हो जाएंगे। हालांकि ये कोई मापदंड नहीं है, राज्यसभा सदस्य भी बाद में बनाया जा सकता है। तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ये तो आलाकमान को उन्होंने बताया होगा कि वो लोग राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो राज्यसभा भेजकर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर वो सीट पर जाएंगे यदि जीतते हैं तो ये, या वो कोई ऐसा समीकरण बिठाना चाहते हैं कि एक संदेश दिया जा सके कि देखिए पार्टी सबको लेकर साथ चल रही है, किस वर्ग की उनको जरूरत है। जैसे आदिवासियों को साधने की आपने बात कही, तो चलिए हम नेता प्रतिपक्ष को मान लेते हैं कि आदिवासियों को साधने के लिए, या उनको लगता है कि दलितों को साधना है, ये हमारा वोट बैंक था, इस वर्ग से भेज दिया जाए। हमने देखा इससे पहले भी विंध्य क्षेत्र से भेजा था ना ओबीसी को साधने के लिए। तो रणनीति तो वही रहती ना पार्टी की, एक संदेश देने के हम सब वर्ग को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो राजमणि कुछ कर नहीं पाए ना, भले ही ना कर बेहतर जानते हैं इस बात को। नहीं कर नहीं पाए हैं, बीजेपी में भी जाने वाले बहुत सारे कुछ कर पाते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक संदेश की बात कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जाके कर सके। नहीं, उन्होंने तो बीच में पदयात्रा, यात्रा, तमाम सारे उपक्रम किए, लेकिन शुक्ला जी प्राथमिकता तो मान लीजिए जीतू पटवारी ने बता दी होगी, लेकिन पिछले दिनों उमंग सिंगार दिल्ली से जब लौटे थे खड़गे जी से मिलकर, तब उन्होंने बता दिया था कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है कि भैया मध्य प्रदेश से विधायकों को एकजुट रखना, तीसरी सीट जीतना है। अब इस प्राथमिकता के लिए फिर दोनों को चुनना पड़ेगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है, कि सीट को बचाए रखना है या किसी एक को निपटाना है। देखिए, पहली कोशिश तो ये होगी कि सीट बची रहे, पार्टी के जो विधायक हैं वो एकजुट रहे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है पार्टी के लिए, और केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, उसके अस्तित्व के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये राज्यसभा की सीट उसके पास में बची रहे। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, इस पर नजर रखिए। जीतू पटवारी के बस में नहीं है जो सारे विधायकों को एकजुट रख सके। जब तक कि शीर्ष नेतृत्व इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक सारे विधायकों को एकजुट रखना जो है बहुत मुश्किल है। जीतू पटवारी का तो बहुत ज्यादा विरोध है, पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा विरोध है, और इससे आप हम सब वाकिफ हैं। उमंग सिंगार की भी स्थिति यही है। उमंग सिंगार के साथ में भी सारे विधायक नहीं है। फिर एक ऐसे व्यक्ति की तरफ लोगों को देखना पड़ेगा। तो किसी के साथ भी नहीं रह सकते ना सारे विधायक, क्योंकि वो नेता अपने अपने नेता के साथ बंधे हुए हैं। क्या दिग्विजय सिंह के व्यक्ति उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं या कमलनाथ के कर सकते हैं? वो तो अपने नेता के प्रति वफादार है ना। तो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या वो दोनों समझौता कोई करेगा, सारे विधायक उसके साथ नहीं होंगे। ले देखिए, केवल एक नाम है वो कमलनाथ, जो सब विधायकों को एक साथ रख सकता है। उससे और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वो सबको एक साथ रख सकता है। लेकिन एक बड़ा चुनौती तो ब्रजेश जी राहुल गांधी के लिए भी है ना, क्योंकि देखिए इस समय वो विन विन सिचुएशन में है। टीएमसी उनकी दुश्मन थी, जो आड़े आ रही थी उनके इंडी गठबंधन में, राहुल गांधी के नेतृत्व वो निपट गए। आरजेडी निपटारा हो गया है, डीएमके का निपटारा हो गया, हो सकता है अगले चुनाव में एसपी का नंबर हो। तो बचे राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की फूट वो देख ही रहे। तो ऐसे वो चाहेंगे ना कि मैसेज वो देना चाहें मध्य प्रदेश से कि भैया ठीक है, ऐसी स्थितियों में हमारी लीडरशिप में हमारे विधायक मजबूत है, जिसको आना हमारे पीछे आए। निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है मनोज जी। जिस तरह से कांग्रेस टूट टूट कर इस हालत में पहुंच गई थी, अब जिन दलों ने उसको नुकसान पहुंचाया था वो किस तरह से बिखर गए हैं, टूट गए हैं। तो अब मौका है कांग्रेस को तमाम राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, वो आगे बढ़ सकती है, अपने दम पर आगे वो उनको बढ़ सकती है। अभी तक तो वो पिछलग्गू हो गई थी ना, या साथ हो गई थी। तो मध्य प्रदेश में वो कोशिश करेगी कि एक संदेश देने की। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी ना कि जो कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन उन सबके जो निपटे उन सबकी दुश्मन बीजेपी थी, और ये बीजेपी अब राहुल की दोस्त तो नहीं हो सकती है। हाँ, ये तो संभव ही नहीं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो मध्य प्रदेश का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ दिल्ली की संसद में एक सांसद भेजने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की भावी सियासत की दशा और दिशा तय करने वाला है। अंकगणित भले ही कांग्रेस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आज की राजनीति सिर्फ नंबर के भरोसे नहीं बल्कि मजबूत रणनीति और एकजुटता के दम पर जीती जाती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करने की है कि उसका कुनबा बिखरेगा नहीं और उसके विधायक बिकाऊ नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी सत्ताधारी है और ये चुनाव उसकी राजनीतिक कूटनीति और अजय होने के दावों की एक बड़ी परीक्षा है। फैसले की घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। 8 जून को नामांकन का आखिरी तारीख और 11 जून को नाम वापसी की तस्वीर साफ होते ही ये समझ आ जाएगा कि शह और मात के इस खेल में बाजी किसके हाथ लगनी है। क्या कांग्रेस अपनी इस आखिरी साख को बचा पाएगी या फिर बीजेपी का ऑपरेशन क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेगा। अनादि टीवी की नज़र इस पूरे चुनाव पर हर एक सियासी घटनाक्रम पर रहेगी। अनादि टीवी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।